नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे हरियाणा करंट अफेयर सीरीज के नेक्स्ट मंथ की, जो कि है नवंबर 2020। और पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, यानी 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक जो भी हरियाणा के करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहे हैं वो सभी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप नवंबर से पहले वाले मंथ्स कवर करना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और अब से हम लोग नवंबर के बाद से वीकली करंट अफेयर्स निकालेंगे, यानी नवंबर को हम 4 हिस्सों में कवर करने वाले हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। ऐसे ही हम दिसंबर, जनवरी और जितने भी आने वाले मंथ्स हैं उन्हें कवर करेंगे। हमारा जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, यानी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है दिस ईयर वी सेलिब्रेटेड विच ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा ऑन 1 नवंबर। यानी 1 नवंबर 2020 को हमने कौन सा हरियाणा डे सेलिब्रेट किया था। देखिए, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा जो है पंजाब से अलग होके एक नया स्टेट बना था। और ये किन की रिकमेंडेशन के बेसिस पर हुआ था? ये सरदार हुकुम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेस पर हुआ था। इनफैक्ट इसी कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया था कि आप एक शाह कमीशन सेटअप करिए, जो कि पंजाब और हरियाणा के बीच की बाउंड्रीज को डिमार्केट करेगा। और ये जो स्टेट कार्व आउट हुए थे वो किस बेसिस पर हुए थे? लैंग्वेज वॉज द बेसिस। यानी जो पंजाब को कार्व आउट किया गया था दैट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। एक तरफ पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी थी और दूसरी तरफ हिंदी स्पीकिंग पीपल थे। तो हिंदी स्पीकिंग वाले हरियाणा में आ गए और पंजाबी वाले पंजाब स्टेट का पार्ट बन गए, राइट। तो अगर हम 1966 से 2020 की बात करें तो अब जो हरियाणा डे था दैट वाज 55th Haryana Day, which we celebrated on 1 November. So 55th Haryana Day was celebrated enthusiastically at Haryana Raj Bhavan while adhering to the COVID-19 guidelines today. एक बार हम देख लेते हैं हरियाणा को एट अ ग्लांस। हमारा जो एरिया है दैट इज 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन लगभग 2.5 करोड़। लिटरेसी की बात करें तो 75.55%। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो 22 हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है जो 22nd डिस्ट्रिक्ट है वो है चरखी दादरी। और आपको हर एग्जाम के लिए चरखी दादरी की लोकेशन पता होनी चाहिए। यानी चरखी दादरी के आसपास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? देयर आर 5 डिस्ट्रिक्ट्स, भिवानी, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी एंड महेंद्रगढ़। उसके बाद अगर ब्लॉक्स की बात करें तो हरियाणा में 140 ब्लॉक्स है, 6 डिविजन्स है और 7,356 विलेजेस हैं। देखिए, ये ऐसा डेटा है जो आपके टिप्स पे होना चाहिए और मैंने इसको यहाँ इसीलिए मेंशन किया है और ये एक ऑफिशियल साइट से ही लिया गया है और एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये सभी फैक्ट्स या डेटा याद होने चाहिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड टू प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन हरियाणा। इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए लॉन्च की गई है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग मोर क्रॉप्स इन अ गिवन एरिया। यानी एक पर्टिकुलर फार्मलैंड में सिर्फ एक ही क्रॉप ना उगाकर मल्टीपल क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम्स उगाना इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। यानी आप क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, सिर्फ एक ही क्रॉप के बेसिस पे आप अपने प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको बेसिस बना रहे हैं, बल्कि आप मल्टीपल क्रॉप्स उगा रहे हैं। या फिर ये कहिए एडिशन ऑफ न्यू क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज कॉल्ड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। और इसका फायदा क्या होता है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लो ये फार्मलैंड है, इस पर आप बार बार एक ही पर्टिकुलर टाइप का क्रॉप उगाओगे तो उससे क्या होगा? अगर उस पर्टिकुलर क्रॉप की टेंडेंसी पानी को ज्यादा लेने की है तो फिर ये जो सॉइल होगी वो परमानेंटली मॉइस्चर डेफिशिएंट हो जाएगी। और मान लो अगर वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट
कैप्चर कर रही है, जैसे मान लो कि वो नाइट्रोजन उसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक या दो क्रॉप्स को ऑल्टरनेट करके लगा रहे हैं, तो जो आपकी लैंड है, जो सॉइल है और जितने भी इनपुट्स हैं वो अपने आप से रिप्लेनिश हो जाएंगे। इसीलिए यही ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, टू कंजर्व नेचर, सॉइल, वाटर एंड प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग। तो आप बताइए कि इस ऑब्जेक्टिव के साथ हरियाणा में कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है। ऑप्शंस है मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम, हर खेत को पानी स्कीम, मेरा खेत मेरी पहचान स्कीम, या इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका आंसर है ए, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट चाहती है कि क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई किया जाए फ्रॉम मेज, कॉटन, मिलेट, पल्सेस एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन 1 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। देखिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन से होते हैं? हॉर्टिकल्चर में आते हैं फ्लावर्स और फ्रूट्स की कल्टीवेशन, यानी जहां पर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पेरिशेबल का मतलब जिसे हम ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उन्हें हम पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं, राइट। और इसके लिए गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव्स ले रही है। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन थ्रू द अबव स्कीम इज टू प्रमोट 2 latest technologies with sustainable farming, increase production and enable crop options to increase the income of the farmer। अब आप बताइए कि कौन सी ऐसी कमेटी है जिसने बोला था कि फार्मर्स की इनकम जो है वो 2022 से डबल हो जानी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि वो कौन सी स्कीम है या फिर वो कौन सी कमिटी है जिसने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर बाय 2022। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिसेंटली पास्ड हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 provides for %% रिजर्वेशन टू लोकल पीपल इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। देखिए रिसेंटली एक बिल पास हुआ है, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल, जिसके अंतर्गत ये बोला गया है कि प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में %% लोकल पीपल्स के लिए रिजर्व कर देनी चाहिए। लोकल पीपल यानी पीपल ऑफ हरियाणा। तो आप बताइए कितने % रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने लोकल पीपल्स के लिए दी है? द करेक्ट आंसर इज 75%। इनफैक्ट एक्सप्रेस की एक्सप्लेन में भी इसे कवर किया गया था। व्हाट हरियाणाज मूव टू रिजर्व 75% प्राइवेट जॉब्स मीन्स फॉर कंपनीज। ये हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, पर उससे पहले हम एक बार बेसिक जान लेते हैं कि हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली में 5 नवंबर 2020 में ये बिल पास किया गया, जिसके अंतर्गत 75% रिजर्वेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू लोकल पीपल इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। और इस बिल में जो 75% का रिजर्वेशन है वो सिर्फ उन्हीं जॉब्स के लिए है जिसकी मंथली सैलरी 50,000 से कम है। सो आपको ये याद रखना है कि प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड है, बट जो जॉब्स हैं वो सिर्फ वही कवर्ड है जिसकी मंथली सैलरी 50,000 से कम है। अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रीज का क्या कहना है, देखिए ऑब्वियसली बात है, अगर आप 75% रिजर्वेशन कर देंगे तो इंडस्ट्रीज को उससे दिक्कत होगी। तो उन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को बताया है। उन्होंने पहली प्रॉब्लम बताया प्रॉब्लम्स इन हायरिंग, दूसरा है जॉब लॉसेस, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हरियाणा से बाहर वाले लोग जो यहाँ पर हैं वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उसके बाद दे विल बी जॉबलेस, क्योंकि उन्हें उसके बाद कंपनी जो है वो वापस जॉब दे नहीं सकते बिकॉज ऑफ दिस लोकल क्राइटेरिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन अनलाइकली, इनफैक्ट इस मूव से जो नई इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डिसवेड होंगी, यानी हम लोग उन्हें परसुएड करने के चाहिए डिसवेड कर रहे हैं, वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट इज अ लीगल टसल, यानी इंडस्ट्रीज में चैलेंज द मूव इन कोर्ट एंड विल ऑल्सो स्टेज प्रोटेस्ट इफ रिक्वायर्ड। तो फालतू में लीगल इंटेंगलमेंट्स भी हो सकती हैं। Next question is, on the occasion of Haryana Day, the e-Chopal program has been inaugurated under Bharat Net project in which of the following districts? आपको बताना है इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में ई-चौपाल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट। ई-चौपाल प्रोग्राम का मतलब क्या है? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक,
यानी यहाँ पे जो चौपाल होगी वो इलेक्ट्रॉनिक होगी, यानी इट विल बी कनेक्टेड विद वाईफाई, राइट। तो करेक्ट आंसर इज करनाल। करनाल ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ई चौपाल का प्रोविजन बनाया गया है। ऑन द ओकेजन ऑफ हरियाणा डे, हरियाणा सीएम इक्विप्ड 288 चौपाल्स ऑफ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट विद वाईफाई अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट। देखिए ये नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली ये फिगर्स कभी कभी पूछ ली जाती हैं, स्पेशली HCS के भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो उसमें भी डायरेक्ट डेटा एंड डायरेक्ट फैक्ट्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सो रिमेंबर दिस कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में 288 चौपाल्स अभी ई चौपाल्स हैं। So Bharat Broadband Network Limited is the SPV set up under Companies Act by Government of India. This is BBNL. ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कंपनीज एक्ट के अंडर सेटअप की गई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको मैंडेट दिया गया है टू क्रिएट नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इन इंडिया। A total of 2.5 lakh gram panchayats spread over 6600 blocks and 641 districts are to be covered by laying incremental fibers. तो ये इनके टारगेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हॉस्टेड खेलो इंडिया प्रोग्राम इन 2020? 2020 के दौरान जो खेलो इंडिया प्रोग्राम हुआ था वो किस स्टेट ने होस्ट किया था? देखिए आप सभी को लगेगा कि हम हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं तो आंसर ए होना चाहिए, बट नो, द करेक्ट आंसर इज नॉट हरियाणा बट द करेक्ट आंसर इज असम। देखिए यहां पर बात 2020 की हो रही है, ना कि 2021 की। 2021 में ये खेलो इंडिया प्रोग्राम हरियाणा में ही होने वाले हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में 2020 का पूछा गया है जो कि गुवाहाटी में हुए थे, राइट। 2021 की बात करें तो इनकी तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। विद 1 नवंबर जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने खेलो इंडिया प्रोग्राम की तैयारियां जो है जोर शोर से शुरू कर दी हैं और ये जो है वो हरियाणा के पंचकुला सिटी में होंगी, राइट। एक बार थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो एक नेशनल योजना है या नेशनल प्रोग्राम है जिसे स्पोर्ट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया था। इसे ईयर 2018 में लॉन्च किया था टू इम्प्रूव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया। अगर हम 2020 की बात करें तो गुवाहाटी में हुआ था। इससे पहले जो 2019 में हुआ था दैट वाज इन पुणे, महाराष्ट्र, और 2018 वाला दिल्ली में ही हुआ था। 2020 की रिजल्ट्स की बात करें तो जो मेडल टैली थी उसमें फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र था, सेकंड नंबर पे हरियाणा था और थर्ड नंबर पे दिल्ली था। नेक्स्ट ईयर यानी 2021 में जो होने वाले हैं वो पंचकुला में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप हैज बीन लॉन्च्ड टू डिसेमिनेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गेम्स? अभी रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए एक ऐप लॉन्च की है। आप बताइए वो कौन सी ऐप है? खेलो हरियाणा, खेलो और जीतो, खेलो इंडिया या खेलो खिलाड़ी? तो करेक्ट आंसर है खेलो हरियाणा। खेलो हरियाणा ऐप जो है वो इसलिए लॉन्च की गई ताकि लोगों को घर बैठे बैठे हर स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाए। यानी जो खिलाड़ी पहले इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब वो लेक्यूना जो है वो नहीं होगा, बल्कि वो खेलो हरियाणा ऐप के थ्रू पता कर सकते हैं कि पूरे प्रदेश में, इनफैक्ट पूरे देश में कहां कहां कौन कौन सी प्रतियोगिता हो रही है और वो अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो इस ऐप के थ्रू जो पार्टिसिपेशन है वो जो है वो इंक्रीज होगा, ओवरऑल पार्टिसिपेशन ऑफ प्लेयर्स विल इंक्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विल होस्ट द वॉर मेमोरियल फॉर फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस? आजादी की पहली लड़ाई का स्मारक, यानी इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आजादी की पहली लड़ाई का स्मारक यानी एक वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा? सो इसका करेक्ट आंसर है डी, अंबाला। यानी अंबाला शहर में इस मेमोरियल को बनाया जा रहा है।
फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो 1857 की म्यूटिनी को बोला जाता है। और 1857 की म्यूटिनी में हरियाणा की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? इट वॉज राव तुलाराम। और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? ही बिलोंग्ड टू रेवाड़ी। बट माना जाता है कि अंबाला शहर से ही ये फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई थी, इसीलिए वहां पर वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है। हम कुछ फ्रीडम फाइटर्स देख लेते हैं जो हरियाणा से ही थे। सबसे पहले राव तुलाराम, जिसकी हमने अभी बात की, जिन्होंने 1857 में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने बैटल ऑफ नारनौल लड़ी थी अगेंस्ट ब्रिटिश। इनफैक्ट इस बैटल में उनका एक कजिन था राव गोपाल देव, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा केसरी किन्हें कहा जाता है? पंडित नेकी राम। उसके बाद एक और फ्रीडम फाइटर जो हरियाणा से काफ़ी फेमस है वो है सर छोटू राम, और इन्हें ये सर का टाइटल खुद ब्रिटिश ने दिया था। और इस वॉर मेमोरियल को बनाने का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है इज टू इंस्टिगेट, इज टू इग्नाइट इन द यूथ ऑफ द स्टेट द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म। ये इसका एजेंडा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है अ पायलट प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल फ्रॉम शुगर केन रेसिड्यू हैज बीन मेड ऑपरेशनल एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में शुगर केन रेसिड्यू से बायोफ्यूल बनाने वाला प्रोजेक्ट ऑपरेशनल कर दिया गया है? ये जो है वो कैथल शुगर मिल जो है उसमें ये प्रोजेक्ट ऑपरेट किया गया है, राइट, या ऑपरेशनल कर दिया गया है। जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्लांट है उसके दो फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि जो शुगर केन ग्रोवर्स हैं या जो शुगर केन ग्रो करते हैं उनकी इनकम ऑगमेंट होगी, यानी अब उनकी इनकम में इजाफा होगा। दूसरी चीज जो इससे भी ज्यादा फायदा है वो है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। एक बार बायोफ्यूल के बारे में थोड़ा ज्यादा जान लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, राइट। द प्लांट वुड यूटिलाइज बगास, जो कि रेसिड्यू रिमेनिंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन। जब शुगर केन में से शुगर निकाल लिया जाता है उसके बाद जो मटेरियल बचता है ना उसको बगास बोलते हैं, ठीक है। सो प्लांट वुड यूटिलाइज दिस वेस्ट प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल ब्रिक्वेट्स, thus reducing waste and providing a cleaner alternative to stubble burning। यानी पहले जो बगास को जला दिया जाता था जिसकी वजह से काफी पोल्यूशन होता था, अब instead of burning that this will be utilized to produce biofuel briquettes, right। और दूसरी क्या चीज होगी? एक प्रेस मड होता है, राइट, वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है। सो दिस प्रोसेस वुड ऑल्सो यूटिलाइज प्रेस मड, द रोटिंग ऑफ विच प्रोड्यूसेस द डिस्टिंक्ट फाउल स्मेल यूजुअली एसोसिएटेड विद शुगर मिल्स टू प्रोड्यूस फ्यूल एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। यानी अब प्रेस मड जिसकी वजह से शुगर मिल्स के पास बहुत गंदी स्मेल आती थी, अब उस चीज को यूटिलाइज करके उससे फ्यूल बनाया जाएगा और उससे ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया जाएगा। सो दिस विल इंश्योर बेटर सराउंडिंग्स फॉर पीपल इन एंड अराउंड दी मील्स। यानी मील के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें बेटर सराउंडिंग्स भी मिल पाएगी। द प्रोसेसिंग equipment for the plant was built at a cost of rupees 35 lakh in consultation with Punjab Agriculture University Ludhiana and Chaudhary Charan Singh Haryana Agriculture University Hisar। यानी इन दोनों ने मिलकर इस प्लांट की प्रोसेसिंग इक्विपमेंट को तैयार किया है विद द कॉस्ट ऑफ 35 लाख। The machine is expected to pay for itself within 3 months and start generating profit thereafter। The success of pilot project biofuel production operation would be scaled up to other sugar mills as well। यानी एक बार अगर ये सक्सेसफुली यहाँ प्रॉपरली ऑपरेशनल हो जाता है तो उसके बाद जो बाकी शुगर मिल्स हैं उसमें भी इसे स्केल अप किया जाएगा। इनफैक्ट नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर वुड प्रिपेयर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर दिस पर्पस। देखिए जो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में है, राइट, बट शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट जो है वो करनाल में है। इनफैक्ट करनाल में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे सेंट्रल सॉयल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर वीट रिसर्च डायरेक्टरेट, ये सभी करनाल में है। और इन सब के साथ है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट भी।
आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिग्निटरीज from Haryana has received Lifetime Achievement Award at 3rd edition of Indian International Film Festival of Boston IIFFB 2020। यानी IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनमें से किस हरियाणा डिग्निटरीज को मिला था? सो द करेक्ट आंसर इज ओमपुरी। देखिए, ओमपुरी का निधन हो चुका है, बट आफ्टर हिज डेथ ऑल्सो ही हैज बीन अवॉर्डेड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे अंबाला से। अगर अंबाला शहर की बात करें तो इनफैक्ट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिग्निटरीज आए हैं। अगर बॉलीवुड की बात करें तो परिणीति चोपड़ा भी अंबाला से थी। इनफैक्ट जो सुषमा स्वराज जी थे वो भी अंबाला से ही थे। सो इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं at doubts.studyiq@gmail.com, या आप हमें इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।